पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया गया था कि श्रीलंका में दो भाषाई समूह है, एक सिहली और एक तमिल भाषी। जो सिहली भाषी है वो बहुसंख्यक थे और जो तमिल भाषी थे वो अल्पसंख्यक थे। और हुआ क्या यहाँ पे सिहली भाषी लोगों ने एकजुट होकर, चूंकि इनकी संख्या लगभग 80% के आसपास थी, तो इन लोगों ने क्या हुआ, इन लोगों ने एकजुट होकर एक तरफा वोटिंग किया और अपनी सरकार बना ली। ठीक है, तो अपनी सरकार बनाने से कोई दिक्कत है नहीं। इन्होंने क्या किया, जब इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके जो अधिकार होने चाहिए किसी देश में, उन अधिकारों में कटौती करनी शुरू कर दी, उसको कम करना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम ये रहा कि बाद में तमिल लोगों को लगा कि उस देश में रहने का इनको कोई फायदा नहीं है। बाद में तमिल लोगों ने क्या किया, इन तमिलों ने मिलकर एक आतंकी संगठन बना लिया, आतंकवादी संगठन। ठीक है, उस आतंकवादी संगठन का नाम था लिट्टे। क्या नाम था? क्या नाम था? लिट्टी नहीं, लिट्टे। लिट्टे नाम का आतंकवादी संगठन बना लिया और इन्होंने जो श्रीलंका की सरकार थी उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, और इस युद्ध को क्या कहा गया? गृह युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीजों को समझेंगे कि एक जो बहुसंख्यक आबादी है, इन्होंने किस प्रकार से काम किया था, और जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुए थे, इन बातों को समझना है। तो हमारे पास दो शब्द है समझने के लिए। अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन उसको समझना जरूरी। तो श्रीलंका की कहानी से हम लोग दो शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। एक शब्द है बहुसंख्यकवाद। क्या है? बहुसंख्यकवाद। और एक शब्द है गृह युद्ध। ये दोनों पारिभाषिक शब्द है, इनकी परिभाषा को हम समझेंगे, लेकिन कहानी के माध्यम से रटेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला शब्द है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? देखो, सामान्यतः किसी भी शब्द के अंत में अगर वाद लगा होता है तो उसका मतलब होता है विचारधारा। विचारधारा मतलब सोच। ठीक है, सामान्यतः किसी भी शब्द के अंत में अगर वाद लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है? विचारधारा, कि एक प्रकार की सोच है, एक प्रकार की विचारधारा है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे इतिहास में समाजवाद, पढ़े हो ना, साम्यवाद। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे तुम लोग पूंजीवाद, है ना। फिर इतिहास में एक और शब्द पढ़े होगे साम्राज्यवाद, एक और शब्द पढ़े होगे उपनिवेशवाद। जैसे पढ़े हो ना, तो तुम देख रहे हो कि इन सभी शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ है? वाद। तो इस वाद का मतलब क्या होता है? इस वाद का मतलब होता है विचारधारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सामान्यतः किसी भी शब्द के अंत में अगर वाद लगा हो तो इसका मतलब क्या है? विचारधारा। ठीक है, तो इसका मतलब बहुसंख्यकवाद भी क्या है? एक विचारधारा है। तो बहुसंख्यकवाद के संबंध में पहली जानकारी ये है कि ये क्या है? एक विचारधारा है। ठीक है, तो जब हम लोग समझ गए कि विचारधारा है तो विचारधारा में कुछ ना कुछ विचार होगा, कुछ ना कुछ सोच होगी। ठीक है, तो बहुसंख्यकवाद जो विचारधारा है, इसका क्या मानना है? इसका मानना यह है कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, मतलब उस देश में जिस वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, वो अपनी मर्जी से जिस तरीके से शासन व्यवस्था चलाना चाहेंगे उस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मानना है? इनका मानना यह है कि देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, मतलब जिनकी आबादी ज्यादा है, वो क्या कर सकते हैं? वो मनमाने तरीके से जो मर्जी आए उस तरीके से शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। ठीक है, और फिर इसे बताया गया कि बहुसंख्यक वर्ग के लोग मनमाने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाएंगे, साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, इनकी क्या करेंगे? इनकी अनदेखी करेंगे। अनदेखी मतलब इनके क्या अधिकार है, इनको क्या मिलना चाहिए, इनकी क्या स्थिति है, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता। बात समझ गए? मतलब बहुसंख्यकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि जो देश के बहुसंख्यक है वो अपने मनमर्जी तरीके से शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, और जो अल्पसंख्यक है इनके अधिकारों की अनदेखी कर सकते हैं। मतलब इनके लिए कुछ करे चाहे नहीं करे, इनकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। इसके प्रति ये लोग क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं। जैसे मान लो
कि इसी उदाहरण को अगर भारत के पक्ष में समझने का हम प्रयास करें, ठीक है, तो बताओ भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है वो किसकी है? हिंदुओं की है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी धर्म के लोग भी है, इस्लाम धर्म के लोग हैं, है कि नहीं, सिख धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। मतलब ये कि हमारे यहाँ बहुसंख्यकवाद है क्या? नहीं है कि नहीं? बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे, अगर भारत के संबंध में बात करें, कि सारे के सारे हिंदू एक मत हो गए और इन्होंने मिलकर किसी एक पार्टी को वोट दे दिया, अपनी सरकार बना ली, ठीक है, और अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाने लगे, और वो मुसलमानों के बारे में, सिखों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, जैनों के बारे में, बौद्धों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने मनमर्जी से शासन व्यवस्था को चलाएंगे, तो उसको हम बहुसंख्यकवाद कहेंगे, अगर ऐसा होगा तो। हालांकि भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, भारत का संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है। बात समझ गए? तो बहुसंख्यकवाद मतलब क्या हुआ कि बहुसंख्यकवाद एक विचारधारा है, और ये विचारधारा क्या बताती है? विचारधारा बताती है कि बहुसंख्यक लोग अपने मनमाने तरीके से शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनके अधिकारों की अनदेखी कर सकते हैं, मतलब इनसे इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बताओ, अगर किसी देश में बहुसंख्यकवाद की स्थिति है, देश की अधिकतर आबादी मनमर्जी से शासन व्यवस्था को चला रही है, तो यह देखकर अल्पसंख्यकों को दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। और ये दुख जो है अगर लंबे समय तक चले, लगातार चले, तो बहुत अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकों के प्रति जो गुस्सा है वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़े कम होंगे कि बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। बात समझ गए? तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की नीति का ही परिणाम था कि श्रीलंका में क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ, है कि नहीं? बहुसंख्यक लोग अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाते थे, अल्पसंख्यक क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं था उनको, ठीक है। तो ये चीजें जब बहुत लंबे समय तक चली, तो अल्पसंख्यकों के मन में जो गुस्सा था वो गुस्सा बढ़ते गया, और जब गुस्सा बढ़ते जाएगा तो एक न एक दिन गुस्सा वो आंदोलन के रूप में, विद्रोह के रूप में क्या होगा? फूटेगा। और यही हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ कि श्रीलंका क्या हुआ? गृह युद्ध में फंस गया। लगभग 30 सालों तक यहाँ गृह युद्ध चला था, ठीक है। तो हमको समझना है यहाँ पे कि जो गृह युद्ध है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। गृह युद्ध का मतलब क्या है? तो नाम से स्पष्ट है कि गृह युद्ध जो है देश के भीतर होगा कि देश के बाहर होगा? देश के भीतर ही होगा। मतलब ये एक ऐसा युद्ध है जो किसी और देश से नहीं लड़ा जाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होगा उसको हम गृह युद्ध कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अमेरिका और चाइना के बीच में मान लो अगर युद्ध हो गया तो उसके गृह युद्ध कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। इसका मतलब यह है कि गृह युद्ध क्या है? देश के भीतर ही है। तो देश के भीतर क्या होगा? होगा क्या? अब देखो श्रीलंका के उदाहरण समझो। श्रीलंका में जो सिहली लोग हैं उनकी अपनी एक सरकार है, और ये लोग अपने मनमर्जी से शासन व्यवस्था को चला रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर जो तमिल लोग हैं उन लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया, एक आतंकी संगठन बना लिया, आतंकवादियों का एक संगठन बना लिया, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था लिट्टे। याद रखना, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इल्लम कहते हैं इसको। और इन लोगों ने क्या किया? आतंकी संगठन बना के सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया। और इसी युद्ध को क्या कहा गया? गृह युद्ध, ठीक है। तो बताओ ये जो गृह युद्ध हुआ है सरकार के खिलाफ, ध्यान रखना है, गृह युद्ध किसके खिलाफ होगा? सरकार के खिलाफ। अब करेगा कौन? करेंगे कौन? अल्पसंख्यक करेंगे, जो ही थोड़ी ना है, हर जगह अल्पसंख्यक नहीं करेंगे। कौन करेगा? ये तमिल जो है ये सरकार के पक्ष में है कि विरोध में है? विरोध में। तो इसका मतलब ये जो तमिलों का संगठन है ये क्या है? सरकार विरोधी संगठन है। ये सरकार विरोधी संगठन कहेंगे या सरकार विरोधी वर्ग कह देंगे, ठीक है। तो अगर किसी देश में सरकार विरोधी वर्ग द्वारा या सरकार विरोधी संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाता है या युद्ध की शुरुआत कर दी जाती है, तो उस युद्ध को कहते हैं हम गृह युद्ध। बात समझ गए? मतलब गृह युद्ध किसी और देश से नहीं लड़ा जाएगा, देश के भीतर ही अगर किसी संगठन द्वारा, किसी वर्ग द्वारा सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं गृह युद्ध। बात समझ गए? अब बताओ, तुमको यह बताना है कि बहुसंख्यकवाद के कारण
सत्ता की साझेदारी हुई थी क्या? बहुसंख्यकवाद की विचारधारा को अपनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की इच्छाओं की अनदेखी करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि हम सरकार में अल्पसंख्यकों को शामिल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सत्ता की साझेदारी हो रही है क्या? नहीं। इसका मतलब यह है कि बहुसंख्यकवाद में सत्ता की साझेदारी नहीं होती, और बहुसंख्यकवाद में अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि बहुसंख्यकवाद के कारण क्या होगा? सत्ता की साझेदारी नहीं होती है, और इसके वजह से कई बार गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर गृह युद्ध की स्थिति से बचना है तो क्या करना जरूरी है? क्या करना जरूरी है? सत्ता की साझेदारी करना जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो गृह युद्ध नहीं होगा। बात समझ गए? बात बुझाया? तो बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या हुआ कि देश की जो सबसे बड़ी आबादी है उसके द्वारा मनमर्जी तरीके से शासन व्यवस्था को चलाना बहुसंख्यकवाद है। और गृह युद्ध क्या है कि सरकार विरोधी संगठन द्वारा या वर्ग द्वारा सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ना या युद्ध छेड़ना गृह युद्ध कहलाता है। ठीक है। और गृह युद्ध किसका कारण है? सत्ता की साझेदारी नहीं होने का कारण। बात स्पष्ट? तो श्रीलंका में क्या हुआ? तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण सत्ता की साझेदारी नहीं हुई, और सत्ता की साझेदारी नहीं हुई तो गृह युद्ध हो गया। तो किसी भी देश को अगर इस स्थिति से बचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी, और अधिक से अधिक वर्गों को शासन व्यवस्था में शामिल करना होगा। नहीं तो देर सवेर देश में क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। बात समझ गए? तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, बहुसंख्यकवाद क्या है, और गृह युद्ध क्या है। बात समझ गए? सब नोट्स में है, नोट्स बन भी गया है पूरा का पूरा, आधा अधूरा नहीं है, पूरा है। अब हम लोग समझेंगे सत्ता की साझेदारी के प्रकार या सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप या प्रकार। ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया तुम्हारे परीक्षा में, तो ध्यान रखना है, ठीक से समझना है कि सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं और सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखना है कि सत्ता की साझेदारी के कई सारे रूप है दुनिया भर में सत्ता की साझेदारी के कई सारे रूप प्रचलित हैं, लेकिन उन सभी रूपों में चार प्रकार जो है या चार रूप जो है वो प्रमुख है। कौन कौन सा? पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। तीसरा है भाषाई, धार्मिक इत्यादि सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। और चौथा है राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं आंदोलनों के बीच सत्ता की साझेदारी या सत्ता का वितरण। तो ध्यान रखना है कि सत्ता के साझेदारी के मुख्य रूप से चार प्रकार है: सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का विभाजन, और राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच में सत्ता की साझेदारी। ठीक, अब इन चारों को हम लोग एक एक करके समझेंगे।
विस्तार में कि क्या क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे हम लोग। तो देखो, ठीक, देखो टॉपिक क्या है, सत्ता के हिस्सेदारी के रूप या प्रकार। तो बताया गया तुमको कि सत्ता के हिस्सेदारी के कितने रूप हैं, कई सारे हैं, लेकिन चार मेन हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज, क्षैतिज जानते हो तुम लोग, क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, जैसे ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है, माने सत्ता का इस तरीके का बंटवारा है। इस तरीके के बंटवारा का मतलब ये है कि सब का लेवल सेम है, ठीक है, मतलब किसी के पास ना ज्यादा अधिकार होगा ना किसी के पास कम अधिकार होगा। ठीक है, तो देखो, तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब हुआ सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जानते होगे तुम लोग। तो सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, तुमको यह बताना है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं इनमें ज्यादा ताकतवर कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। पहले ये समझ लो, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है कानून की रक्षा करना। ठीक है, तो बताओ, जब तक ये कानून नहीं बनाएगा तब तक कार्यपालिका कानून का पालन करवा पाएगी नहीं, और जब तक कार्यपालिका कानून का पालन नहीं करवाएगी तब तक कानून की रक्षा भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सरकार के तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। सरकार की जितनी सारी शक्तियां हैं इन तीनों को बांट दिया गया, इन तीनों के हिस्से में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के हिस्से में। और शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि इन तीनों में से किसी के पास एक दूसरे से ना ज्यादा ताकत है ना कम ताकत है, सब बराबर है। मतलब यह है कि सब क्या है, एक ही लेवल पे है। तो एक ही लेवल पे है, तो ये रेखा किस तरह की बन गई, क्षैतिज रेखा। इसी को क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज विभाजन या वितरण। तो सत्ता का जो क्षैतिज विभाजन है या वितरण है, ये किसके बीच है, सरकार के अंगों के बीच में। तो परिभाषा क्या होगा, परिभाषा होगा कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों के विभाजन को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, या कहेंगे कि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या बनाएगा कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का किस प्रकार का विभाजन होता है, एक नंबर में क्षैतिज, दो नंबर में ऊर्ध्वाधर, तीन नंबर में दोनों, चार नंबर में कोई नहीं, क्या होगा, क्षैतिज। समझ गए, बात समझे। तो क्षैतिज विभाजन का मतलब क्या होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है उसको हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्यों, क्योंकि इन तीनों में से किसी के पास किसी से ज्यादा ताकत या कम ताकत नहीं है। समझ गए। अब इसमें क्या होगा, देखो, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। जैसे मान लो विधायिका ने कोई कानून बनाया, ध्यान समझना, विधायिका ने कोई कानून बनाया, ठीक। अब मान लेते हैं वो जो कानून है वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं है। विधायिका ने कोई बनाया कानून और कानून जो है संविधान के नियमों के अनुसार अगर नहीं है तो न्यायपालिका क्या करेगी, विधायिका द्वारा इस बनाए गए कानून को रद्द कर देगी। ठीक है, रद्द कर देगी। अब तुमको क्या लगेगा कि विधायिका कानून बनाया और न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, तो न्यायपालिका ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तुमको ये लगेगा कि न्यायपालिका के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन ध्यान रखना है, न्यायपालिका जो है ये कानून ही नहीं बना सकती है, बनाए गए कानूनों की जांच कर सकती है,
लेकिन कानून नहीं बना सकती है। तो कानून बनाने के पास ताकत किसके पास है? विधायिका के पास। अब क्या लगेगा तुमको कि विधायिका ताकतवर है? बात समझ रहे हो कि नहीं? विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। न्यायपालिका का काम क्या है? ये जांच करना कि कानून जो है वो संविधान के नियमों के अनुसार बना है कि नहीं बना है। अगर मान लो कि कानून जो है वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं बना है तो कानून को न्यायपालिका क्या करेगी? रद्द कर देगी। अब यहां तुमको क्या लगा कि विधायिका कमजोर है, न्यायपालिका मजबूत है, लेकिन न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती है। कानून कौन बनाएगा? विधायिका। इसका मतलब ताकतवर कौन हो गया? विधायिका। इसका मतलब दोनों में से कोई भी किसी से ताकतवर नहीं है। सबके पास अलग अलग पावर है, अलग अलग काम करने की। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में रोक एवं संतुलन की नीति बनाई गई। कौन सी नीति? रोक और संतुलन की व्यवस्था। रोक मतलब कि सरकार का अगर कोई भी अंग, ठीक है, संविधान के नियमों के विरुद्ध जाके काम करता है तो इसमें से मान लो कि इसने अगर उटपटांग काम किया तो बाकी दोनों जो संस्थाएं हैं इसको काम करने से रोक देगी। ठीक है, अगर मान लो कि इसने अगर कोई उटपटांग काम किया तो बाकी दोनों संस्थाएं क्या करेगी? इसको काम करने से रोकेगी। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के तीनों अंगों के बीच में क्या रहेगा? बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। तो संतुलन कैसे रहेगा? जब रोक की नीति होगी। तो इन सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में कौन सी व्यवस्था लागू है? रोक और संतुलन की व्यवस्था। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रोक और संतुलन की व्यवस्था सरकार के किस प्रकार के साझेदारी में होता है? सत्ता के किस प्रकार के साझेदारी में होता है? तो क्षैतिज साझेदारी में, क्षैतिज वितरण में। बात समझ गए? बात बुझाया कि नहीं? ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों के बंटवारे को कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उसको क्या कहा गया? सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरा प्रकार क्या है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब लंबवत। देखो, तो लंबवत का मतलब क्या? वो ऐसे। तो लंबवत जब ऐसे होगा तो इसका मतलब क्या है? सबसे ऊपर कोई और है, उसके नीचे कोई और है, उसके नीचे कोई और है। इसका मतलब यह है कि ये जो शक्तियों का विभाजन होगा इसमें जो सबसे ऊपर होगा इसके पास ज्यादा ताकत, जो बीच में होगा उसके पास कम ताकत, जो सबसे नीचे होगा उसके पास सबसे कम ताकत, लेकिन ताकत है, ध्यान रखना है। मतलब यह है, मान लो कि 100 शक्ति है, इसमें क्या किया गया? इसको 70 दे दिया गया, इसको 20 दे दिया गया, इसको 10 दे दिया गया। ठीक है, तो बताना है तुमको कि ये सत्ता का बंटवारा है कि नहीं है? है, लेकिन किस तरह का है? इस तरह का है कि किसी के पास ज्यादा ताकत है और किसी के पास कम ताकत है। और इस वाले में किसी के पास ताकत ज्यादा नहीं है या किसी के पास ताकत कम नहीं। ठीक है, अब तुमको बताना है भारत में जो केंद्र सरकार है, मतलब जो पूरे देश की सरकार है, उसके पास ताकत ज्यादा है कि राज्य की सरकार के पास ताकत ज्यादा है? मतलब यह है, आसान भाषा में, नरेंद्र मोदी के पास ज्यादा ताकत है कि नीतीश कुमार के पास? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का संबंध किस सरकार से है? केंद्र सरकार से है कि राज्य सरकार से? केंद्र सरकार से है। तो सबसे ऊपर कौन सरकार? केंद्र सरकार। उसके नीचे राज्य सरकार और उसके नीचे स्थानीय सरकार। स्थानीय मतलब मुखिया जी। मुखिया जी भी तो जनता के प्रतिनिधि है, उसके पास भी तो अधिकार है, ताकत है। सरपंच का जो हम चुनाव करते हैं तो सरपंच क्या है? सरपंच भी तो सुनवाई करता है, पंचायती करता है, लेकिन उसके पास ताकत जो है वो हाईकोर्ट के जज की तुलना में कम है कि ज्यादा है? कम है, लेकिन ताकत तो है। बात समझ गए? तो देखो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारों के बीच में जो शक्तियों का या सत्ता का बंटवारा होता है उसको क्या कहते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर मतलब किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। समझ गए? तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब यह हुआ कि विभिन्न स्तर की सरकारें, विभिन्न स्तर की सरकारें जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार
और जो स्थानीय स्तर की सरकार है, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है उसको हम कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ध्यान रखना है, यहां कहा गया विभिन्न स्तर की सरकार, और ये क्या है, ये है सरकार के अंगों के बीच। तो ये भी ध्यान रखना कि सरकार के अंगों के बीच जो विभाजन होगा वो क्षैतिज है, और सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच होगा वो लंबवत है या ऊर्ध्वाधर है। बात समझ गए? तो हम लोग दो प्रकार समझ गए, सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब सत्ता के विभाजन का जो तीसरा प्रकार है वो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का विभाजन। अब ये सामाजिक समूह क्या है? दुनिया का कोई भी समाज है वो कई सारे समूहों में बटा हुआ है अलग अलग आधार पे। जैसे अगर भारत में बात करें तो भारत में धार्मिक समूह है कि नहीं है? अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो धर्म के आधार पर अगर बांटेंगे तो धार्मिक समूह, भाषा के आधार पर बांटेंगे तो भाषाई समूह, जाति के आधार पर बांटेंगे तो जातीय समूह, है कि नहीं? क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे तो क्षेत्रीय समूह। जैसे धार्मिक समूह का मतलब होगा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। भाषाई समूह का मतलब होगा हिंदी बोलने वाले, ठीक है, तमिल बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले। जातीय समूह का मतलब क्या हुआ? कानू, कलवार, राजपूत, भूमिहार, है कि नहीं? क्षेत्रीय समूह का मतलब क्या हुआ कि बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है कि नहीं? तो कोई भी समाज जो है वो अलग अलग आधारों पे, मतलब जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, सबके आधार पे क्या होता है? बटा होता है। जैसे श्रीलंका का समाज जो था वो भाषाई आधार पे बटा हुआ था, सिहली और तमिल में, है ना? जो बेल्जियम का समाज था वही भाषा के आधार पे बटा हुआ था, फ्रेंच और कौन भाषा बोलने वाले में? डच भाषा बोलने वाले में, ठीक है? तो यहाँ क्या पढ़ना हम लोग को कि सत्ता का विभाजन किसके बीच में होना चाहिए? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में। मतलब यह है कि किसी देश में जितने प्रकार के सामाजिक समूह, उन सबों को क्या करना है? सत्ता में साझेदार बनाना है, शासन व्यवस्था में शामिल करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिस वर्ग को शामिल नहीं करेंगे उसमें बेगानेपन का एहसास उत्पन्न हो जाएगा, और बेगानेपन का एहसास बढ़ते बढ़ते गुस्से में तब्दील हो जाता है, और गुस्सा बाद में गृह युद्ध में बदल जाता है। तो तीसरा तरीका क्या है कि जो समाज के विभिन्न समूह हैं उनको क्या करना है? शासन व्यवस्था में शामिल करना है। मतलब लैंगिक समूह, जातीय समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, क्षेत्रीय समूह, जितने तरह के समूह हैं उन सबों को क्या करना है? शासन व्यवस्था में जो शामिल करने की नीति है उसको हम कहते हैं सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का विभाजन। अब हम लोग को पढ़ना है चौथा प्रकार, किसके बीच में? तो राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच में सत्ता का विभाजन, ठीक है? सत्ता की साझेदारी का जो चौथा रूप है वो है राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच में सत्ता की साझेदारी। इसका क्या मतलब होता है? जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल जो पार्टी है, या जो दबाव समूह है, या जो आंदोलन है, ये लोग क्या करते हैं? अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, ठीक? और अपनी बात को मनवाने के तरीके के जरिए ये लोग सत्ता की साझेदारी करते हैं। जैसे मान लो कि सरकार है, सरकार ने कोई कदम उठाया, सरकार ने कोई निर्णय लिया, अब वो निर्णय जनता को पसंद नहीं है, ठीक है? तो जनता के समर्थन में किसी राजनीतिक दल ने सरकार का विरोध करना शुरू किया, और सरकार का विरोध करना शुरू किया, फिर सरकार को लगा कि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने अपने जो निर्णय लिए थे उस निर्णय को वापस ले लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार ने राजनीतिक दल या दबाव समूह या जो आंदोलन है इसकी बात को सुन लिया, ठीक है, इसकी बात को मान लिया। मतलब ये लोग जो चाह रहे थे वो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ताकत सिर्फ सरकार के पास नहीं है, ताकत इनके पास भी है, और इन्होंने क्या किया है? अपनी बात को मनवाया है। तो इस तरीके से राजनीतिक दल, दबाव समूह और जो आंदोलन है ये लोग भी क्या होते हैं? सत्ता में साझेदार बनते हैं। एक अलग से क्वेश्चन आएगा तो जहां डिटेल में इन चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां तक हम लोग समझे कि सत्ता के साझेदारी के चार रूप होते हैं। पहला,
सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकार के जो विभिन्न स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकार, इनके बीच की जो शक्तियों का विभाजन है उसको कहेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। और चौथा है राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच में सत्ता का विभाजन या बंटवारा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दो नया शब्द है तुम लोग के लिए, एक है राजनीतिक दल और एक है दबाव समूह। तो इन दोनों को समझते हैं कि क्या है। एक आगे जाके चैप्टर भी है पूरा राजनीतिक दल का, तो यहां थोड़ा उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं हम लोग। क्या समझना हम लोग को कि जो राजनीतिक दल है इसका क्या मतलब होता है, और एक और शब्द है दबाव समूह जो है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या 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 मतलब है। तो यहां नाम से स्पष्ट देखो, एक शब्द है यहाँ पे दल और एक शब्द यहाँ पे समूह, ये सब मिलता जुलता शब्द। दल बताओ, दल जो है वो संगठन होगा, कोई ना कोई समूह होगा जिसमें दो या दो से अधिक लोग शामिल होंगे। कोई भी दल या कोई भी टीम या कोई भी ग्रुप क्या एक आदमी से शुरू हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दल क्या है, ये लोगों का समूह है। राजनीतिक दल क्या है? लोगों का समूह। और जो दबाव समूह, इसके नाम में ही समूह है, इसका मतलब ये भी लोगों का समूह। ठीक है, अच्छा बताओ, जो राजनीतिक दल है, जैसे मान लो राजनीतिक दल का नाम सुने हो तुम लोग, भाजपा, कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, तो ये सब राजनीतिक दल है। तो ये सब जो राजनीतिक दल है ये लोगों का समूह है कि नहीं है? इसमें एक साथ हजारों लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका जो उद्देश्य है या जो इनका हित होता है वो एक ही होता है कि अलग अलग होता है? मतलब पॉलिटिकल पार्टी में या राजनीतिक दल में इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य होता है चुनाव जीतना और चुनाव जीतकर सरकार बनाना, है ना। अब भाजपा में जितने सारे लोग हो गए उनका उद्देश्य क्या है? चुनाव जीतकर सरकार बनाना। कांग्रेस में जितने सारे लोग होंगे उनका उद्देश्य क्या है? कि चुनाव जीतना और सरकार बनाना। इसका मतलब यह है कि इस समूह में जितने सारे लोग हैं उनके हित समान है कि असमान है? बोलो, समान है। इसका मतलब समूह किस तरह का है? ये समूह जो है वो समान हित वाले लोगों का समूह है। और हित क्या है? हित है चुनाव जीतकर सरकार बनाना। ठीक है, तो दो लाइन हो गया कि राजनीतिक दल क्या है? समान हित वाले लोगों का समूह होता है। ठीक, जो दबाव समूह है ये भी समान हित वाले लोगों का समूह। जैसे दबाव समूह क्या है? जैसे मान लो शिक्षक का समूह है, संगठन है, या सरकारी मास्टर है, उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बना लिया, तो वो भी क्या है? एक समूह है, एक संगठन है। अब उन सबों का हित क्या है? उन सबों का लक्ष्य क्या है? समान है। डॉक्टरों का समूह होता है, डॉक्टर का एसोसिएशन, है कि नहीं। जो अधिकारी लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, इन सबों का एसोसिएशन होता है। जैसे बस है तो बस जितने सारे प्राइवेट बस मालिक है उनका समूह होता है। सरकारी बस वाले हैं उनका समूह होता है कि नहीं। टेम्पू वाले का समूह होता है। कभी कभी तुम सुनते होगे कि पटना में आज टेम्पू हड़ताल पे है, तो सारा का सारा टेम्पू हड़ताल पे चला गया। इसका मतलब क्या है? कि टेम्पू वाले लोगों का एक समूह है ना। और समूह किस तरह के लोगों का है? समान हित वाले, जिसका लक्ष्य क्या है? एक ही तरह का लक्ष्य है। ये भी क्या है? समूह है और समान हित वाले लोगों का समूह है। लेकिन अंतर क्या है? जैसे यहाँ पे तुम देखिए भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर संघ, डॉक्टरों का संघ, इंजीनियर का संघ हो सकता है,
ड्राइवरों का संघ हो सकता है, शिक्षकों का समूह हो सकता है कि नहीं। अब यहां तुमको ध्यान देना है, तुमको बताना है कि जो डॉक्टरों का संघ है, शिक्षकों का संघ है, इंजीनियरों का संघ है, ड्राइवरों का संघ है, समूह है, ये लोग चुनाव लड़ते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। और राजनीतिक दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक, अब परिभाषा बना लो। क्या बनेगा परिभाषा? कि राजनीतिक दल समान हित वाले लोगों का वह समूह होता है जो चुनाव में भाग लेता है या चुनाव लड़ता है। ठीक, और दबाव समूह समान हित वाले लोगों का वह समूह जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। जैसे डॉक्टरों का संघ, इंजीनियर का संघ, ड्राइवरों का संघ और सारे संघ हो सकते हैं। समझ गए? बात समझे? तो राजनीतिक दल क्या है? समान हित वाले लोगों का वह समूह है जो चुनाव में हिस्सा लेता है और चुनाव लड़के सरकार बनाने की कोशिश करता है। और दबाव समूह समान हित वाले लोगों का वह समूह होता है जो चुनाव नहीं लड़ता है। ठीक है, बात समझ गए? बात समझे? ठीक है। मान लो परीक्षा में पूछ ले कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? परिभाषा बता देंगे कि समान हित वाले लोगों का समूह है लेकिन चुनाव में भाग लेता है। ये समान हित वाले लोगों का समूह है लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेता। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है कि जब दबाव समूह जो है ये चुनाव में भाग नहीं लेगा, लेकिन क्या ये सत्ता की साझेदारी करते हैं? सब चीज को सत्ता की साझेदारी से जोड़ के पढ़ना है। क्या ये सत्ता में साझेदार होते हैं? ऐसे राजनीतिक दल है, अब मान लो इनकी सरकार बन गई तो इस सत्ता में साझेदार हुए कि नहीं हुए? अब मान लो कि सरकार में एक से अधिक दल शामिल है तो और सारे दल सत्ता में साझेदार हो गए। इसका मतलब राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी करते हैं, लेकिन क्या दबाव समूह करते हैं? नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि सरकार ने नियम बनाया, कोई ध्यान समझना, कि सरकार ने नियम बनाया, ठीक है, कि डॉक्टरों को 24 घंटे में 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करना है। अब सारे के सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले गए कि हम लोग काम ही नहीं करेंगे, आंदोलन करने लगे, हड़ताल पे चले गए। अब बताओ, जैसे कुछ मरीज मरेंगे, ठीक है, या पूरी व्यवस्था डॉक्टरों के बिना तो काम चलेगा नहीं, है कि नहीं? डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा? डॉक्टर का काम कोई कर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर का काम इंजीनियर कर लेगा। क्या डॉक्टर ने इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर है वही यहाँ चेकअप करेगा कि कौन सी बीमारी है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो जब ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो इसकी बात मानने का मतलब क्या है? कि सत्ता में इनको भी साझेदार बनाया गया, कि निर्णय सरकार अकेले नहीं ले रही है, उस निर्णय में इनकी बात भी सुनी जा रही है। मतलब कोई भी निर्णय अगर हो रहा है, अकेले का नहीं हो रहा है, उसमें लोगों से पूछा जा रहा है, राय ली जा रही है, लोगों की बात को माना जा रहा है। सब क्या है? सत्ता की साझेदारी है। आसान उदाहरण समझो कि जैसे मान लो कोई परिवार है, ठीक है, अब इस परिवार में जो सबसे बड़ी लड़की है उसकी शादी होनी है। अगर शादी का फैसला सिर्फ माता पिता मिलकर कर देते हैं तो ये सत्ता की साझेदारी है क्या? नहीं, क्योंकि इसे पूछा ही नहीं गया। लेकिन घर के प्रत्येक सदस्य थे और जिसकी शादी होनी उससे भी पूछा गया, उसकी भी राय ली गई और उसके मन से काम किया गया, तब सत्ता की साझेदारी है कि नहीं है? समझ गए? तो तुम लोग की भी जब शादी होगी तो कम से कम सत्ता की साझेदारी करवा लेना घर में। नहीं तो क्या होगा? बाबूजी किसी बैल को लेके आएंगे, ठीक है, गाय के साथ बांध देंगे कि आज से दोनों आदमी इसी जगह पे चारा खाएगा, आज से इनका जीवन ऐसे ही चलेगा। तो सत्ता की साझेदारी नहीं होगी। बात समझ गए? और ध्यान रखना है कि सत्ता की साझेदारी जब भी होती है तो गलती होने की संभावना कम होती है। किसी विषय पे एक आदमी सोच के निर्णय ले और उसी विषय पे 4 आदमी बैठ के सोच के निर्णय ले, तो कहां पे निर्णय के सही होने की संभावना ज्यादा है? 4 लोगों में। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सलाह लेने जाते हैं, कोई भी काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सलाह 4-5 लोगों से सलाह लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अकेले हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, कोई और उस बात को बता दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति भी, निर्णय तुम्हारा रहा लेकिन उस निर्णय में वो व्यक्ति भी क्या है, शामिल हो गया, वो भी क्या है,
सत्ता की साझेदारी कर लिया। बात बुझाया कि नहीं? जैसे तुम लोग मैट्रिक का एग्जाम पास करोगे, हाँ पास, अरे फर्स्ट करो, सेकंड करो, टॉप करो, पास ही ना करोगे, है कि नहीं? अगर मान लो टॉप कर गए तो 4 दिन हल्ला होता है, 5वें दिन कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा नंबर कितना आया, ठीक है? तो नंबर का हल्ला 4-5 दिन होता है। खैर, तो मैट्रिक का एग्जाम पास करोगे, मैट्रिक एग्जाम के पास करने के बाद तुम लोग के पास समस्या होगी एक कि अब कौन सा विषय पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, साइंस पढ़े। अब वो निर्णय तुम अकेले नहीं लोगे, अगर अकेले ले लिए इसका मतलब सत्ता की साझेदारी नहीं, और मास्टर साहब से, घर परिवार के लोगों से, भैया से, सहेली से, सहेला से, सबसे पूछ के सलाह लेके सब मुद्दों पर विचार करके निर्णय लिए, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? सत्ता की साझेदारी हो गई। बात समझ गए? तो सत्ता की साझेदारी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि निर्णय अकेले नहीं, कोई भी काम अकेले नहीं, ये ग्रुप के द्वारा लिया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, उसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है? जैसे मान लो कि सुबह घर में कौन सा सब्जी बनना है, अगर मान लो कि सारा परिवार इस बात पे सहमत हो कि भिंडी का भुजिया बनेगा, तो सत्ता की साझेदारी हो गई। ठीक है? अब बाबूजी खाली करेला की सब्जी खरीद के ला के दे दिए कि नहीं सबको यही खाना है, तो सत्ता की साझेदारी नहीं हुई। हो सकता है कि मान लो कि रोज तुमको करेला का भुजिया खिलाया जाए, तो एक सप्ताह बाद तुम लोग विद्रोह कर दोगे, गृह युद्ध हो जाएगा वहां पे कि नहीं, कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, है कि नहीं? हमारी मांगे पूरी करो, पनीर का सब्जी खिलाओ, खाली करेला क्यों खाए? क्या समझ गए ना? तो सत्ता की साझेदारी के लिए खाली किताब में नहीं रहना है, किताब के बाहर निकलना है, सब उदाहरण किताब के बाहर है। हो गया? चलो तो बताओ, दबाव समूह या राजनीतिक दल किस तरह के समूह हैं? समान हित वाले कि असमान हित वाले? समान हित वाले। अंतर क्या है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। एक होता है भाग लेना, एक होता है भाग लेना। जैसे परीक्षा होगी तो कुछ लोग परीक्षा में भाग लेंगे और कुछ लोग भाग लेंगे। क्या नहीं समझे? अरे मान लो कि मार पिटाई हुआ कहीं पे, तो कुछ लोग मार में भाग लेंगे और कुछ लोग भाग लेंगे। समझ गए? तो तुम लोग क्या लोगे? भाग लोगे कि भाग लोगे? देखोगे कि भाग लेना है कि भाग लेना है। हो गया? समझ गए? अब हम लोग समझेंगे अगला जो टॉपिक है वो है, अभी हम लोग पढ़े सत्ता की साझेदारी में जो चौथा प्रकार पढ़े हम लोग, उसमें बताया गया कि राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच में सत्ता की साझेदारी। तो अब हम लोग को समझना है स्पेशली कि राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी करते हैं। समझे? मतलब ये है कि जो चौथा टॉपिक है अब इस पे जूम हो जाएगा, ये मेन टॉपिक हो जाएगा। जो 4 नंबर था वही क्या होगा? अब मेन टॉपिक होगा। क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की सत्ता की साझेदारी। मतलब ये बताना ये है, अच्छा राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो हमको क्या बताना है कि राजनीतिक दल किस किस तरह से सत्ता की साझेदारी करते हैं, इसी को समझाना है। ये जो प्रश्न है ये बिहार बोर्ड में कई बार दीर्घोत्तरीय में पूछा गया है। दीर्घोत्तरीय में क्या समझना है कि राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है? यहां तक हम लोग समझ चुके हैं कि राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी करते हैं। अब बताना है कि किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सा तरीका है। सत्ता की साझेदारी समझ गए तुम लोग? सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ कि जो निर्णय है, जो ताकत है, वो अकेले का नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल होने चाहिए, उसको सत्ता की साझेदारी कहेंगे। जैसे भिंडी वाला बता ही दिए, पनीर वाला ही बता ही दिए। ठीक है? बहुत आसान विषय होता है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग वही चीज पढ़ते हैं जो चीज हमारे आसपास है। बस तुमको क्या करना है, आंख, कान और नाक खोल के रखना है। ज्ञान कहीं से भी आ सकता है।
ज्ञान जो है आंख खोल कर रखोगे देख के भी आ सकता है, ज्ञान जो है वो कान खोले रखोगे तो सुन के भी आ सकता है, ज्ञान सूंघ के भी आता है। समझ गए होगे? तो ज्ञान जो है सूंघ के भी आता है कि खा क्या रहे हैं, गमक कैसा रहा है, महक कैसा रहा है कि नहीं? खैर, तो देखो हमारा टॉपिक है कि राजनीतिक दल की सत्ता की साझेदारी, मतलब राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं। एक है, पहला तरीका वो है आपसी प्रतिद्वंदिता द्वारा। प्रतिद्वंदिता मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब भी हमारे यहाँ या कहीं भी चुनाव होता है तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, लड़ाई होती है उनके बीच में, मारपीट वाली लड़ाई नहीं, चुनाव जीतने की लड़ाई होती है कि किसको अधिक से अधिक वोट मिला, तो वोट को प्राप्त करने की लड़ाई है। उसको क्या कहते हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता या आपसी प्रतियोगिता भी कह सकते हैं इसको। होता क्या है कि जैसे मान लो अभी केंद्र सरकार में भाजपा और इसके जो सहयोगी दल है, ये लोग, इनकी सरकार चल रही है ना? तो सरकार चल रही, इसका मतलब सत्ता में साझेदार कौन है, भाजपा और इसका सहयोगी दल, है ना? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा भाजपा ही जीते? एक ना एक दिन तो हारना ही है कि नहीं? कोई अजर अमर होकर तो आया नहीं है। जैसे 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और इसके सहयोगी पार्टी की सरकार थी लगातार 10 साल। तो सत्ता में साझेदार कौन रहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। अब ये लोग क्या है, सत्ता से बाहर है, मतलब सत्ता में साझेदार नहीं है। अब सत्ता में साझेदार कौन है, भाजपा और इसके सहयोगी दल। अच्छा, अभी चल, जैसे 2025 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ, सॉरी 2024 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ, पिछले साल हुआ ना चुनाव, तो चुनाव हुआ ना, पता है ना, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। ठीक, अब ये 2029 तक रहेंगे, मान लो 2034 तक भी रहे, मान लेते हैं 2054 तक रहे, अगर रहे तो, बात समझे, अगर रहे तो, जैसे आज नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, 75 साल हो गई उनकी आई, आज उनका बर्थडे है, मेरा नहीं, नरेंद्र मोदी का। ठीक है, तो यहां तक पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कम ही संभावना है, हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो है वो 100 साल जीवित रहते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से जरा, तो एक समय के बाद क्या होगा कि भाजपा जो है वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरे दल जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आ जाएंगे ना, तो इसको कहते हैं आपसी प्रतिद्वंदिता। तो लड़ाई किस बात की हो रही है कि हम चुनाव जीते और सरकार बनाए। और समय समय पे क्या होता है, समय समय पे आज किसी और पार्टी की सरकार है, अगले चुनाव में किसी और पार्टी की सरकार होगी, उसके अगले चुनाव में किसी और पार्टी की सरकार होगी। तो जब जब जिस पार्टी की सरकार होगी वही सत्ता में क्या होगा, साझेदार होगा। तो इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक दल में के बीच में जो आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, इस बात को लेकर होती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में साझेदार होगी और कौन सी पार्टी सत्ता में साझेदार नहीं होगी। जो पार्टी आज सत्ता में साझेदार है वो अगले चुनाव में या उसके अगले चुनाव में या उसके अगले चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाएगी और दूसरी पार्टी सत्ता में साझेदार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे देश में जो समय समय पे चुनाव होते हैं, ठीक है, इसमें जो आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, लड़ाई होती है, इसी से तय होता है कि कौन सी पार्टी या कौन से लोग सत्ता में शामिल होंगे। जैसे अभी यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ के विधायक है पवन जायसवाल, एक पिछले बार भी विधायक थे, उसके पहले विधायक कौन थे, फैसल रहमान। तो फैसल रहमान जब विधायक थे तो सत्ता में साझेदार कौन है, फैसल रहमान। अभी सत्ता में साझेदार कौन है, पवन जायसवाल। अगली बार, इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें कोई भी हो सकता है कि नहीं। अच्छा, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी को क्या कहा गया, आपसी प्रतिद्वंदिता, आपसी लड़ाई। लड़ाई अखाड़े वाली लड़ाई नहीं है, अधिक से अधिक वोट पाने की लड़ाई। ठीक है, तो आपसी प्रतिद्वंदिता के द्वारा, चुनाव के द्वारा जिस पार्टी को, जिस दल को या जिस भी व्यक्ति को जीतने का मौका मिलता है वो सत्ता में साझेदार होता है और अगले बार चुनाव में या उसके अगले चुनाव में दूसरी पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाती है। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है वो आपसी प्रतिद्वंदिता के द्वारा क्या करते हैं, सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका है वो है
विपक्षी दलों की भूमिका द्वारा। देखो ध्यान से, जिस दल को, ध्यान समझना, जिस दल को या गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती है सरकार उसी की होती है। तो जो दल सरकार में है उसको कहते हैं सत्तारूढ़ दल। क्या कहते हैं? जैसे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा क्या है? सत्तारूढ़ दल है, ठीक है। और विपक्षी दल कौन है? तेजस्वी यादव की पार्टी, है ना। जैसे केंद्र की बात करें तो भाजपा क्या है? सत्तारूढ़ दल है, और कांग्रेस क्या है? विपक्षी दल है। तो जिसकी सरकार है वो क्या है? सत्तारूढ़ दल है, और जो सरकार में शामिल नहीं है वो क्या है? विपक्षी दल है। इतना समझ गए? अब देखो, कहा गया कि जो विपक्षी दल है वो भी सत्ता की साझेदारी करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि सरकार ने कोई निर्णय लिया, कोई भी निर्णय लिया सरकार ने, ठीक है। अब इस विपक्षी दल ने इस निर्णय का विरोध करना शुरू किया, बताना शुरू किया जनता को कि नहीं, ये जनता के हित में नहीं है, लोगों को समझाना शुरू किया। लोग अगले दिन क्या हुआ? रोड पे उतर गए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। फिर सरकार को लगा गड़बड़ हो जाएगा, तो सरकार ने क्या किया? इस निर्णय को वापस ले लिया, ठीक। तो इसका मतलब किसकी बात मानी गई? विपक्षी दलों की। तो विपक्षी दल इस स्थिति में सत्ता में साझेदार हुए कि नहीं हुए? निर्णय सत्तारूढ़ दल ने लिया कि विपक्षी दल ने? विपक्षी दल ने। कि क्या होना चाहिए, तो वहां पे सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है कि नहीं? सरकार अगर मान लो कोई काम विपक्षी दलों से पूछ के कर रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ हम लोग का युद्ध हो गया था, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था उस समय सरकार ने विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई थी कि सब, क्योंकि देश का मामला है कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है, युद्ध लड़ना है। तो सारे दलों के मुखिया को, सारे दलों के अध्यक्ष को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। तो वहां पर सरकार सिर्फ अपनी बात सुनाएगी कि बाकी दलों का बात भी सुनेगी? बाकी दलों का बात भी सुनेगी। तो वहां पे सत्ता की साझेदारी हुई कि नहीं हुई? तो ध्यान रखना कि जो सरकार में होते हैं सिर्फ वही निर्णय नहीं लेते हैं, सरकार से जो लोग बाहर है वो भी सरकार के ऊपर दबाव बना के अपनी बात को मनवाते हैं। जैसे तुम भी अपने घर में मनवा सकते हो कि नहीं, कल भिंडी का सब्जी नहीं, पनीर का सब्जी बनेगा। तो इसका मतलब घर में निर्णय सिर्फ बाबूजी नहीं लिए, तुम भी उसमें साझेदार हो गए। समझ गए? ठीक। हालांकि भिंडी नहीं करना चाहिए, करेला ज्यादा शूट करता है, करेला बहुत कम लोग को पसंद आता है कि नहीं। तीसरा जो तरीका है वो है गठबंधन सरकार द्वारा। कौन सरकार? गठबंधन। गठबंधन मतलब गांठ बांध दिया गया, बंधन बना दिया गया। तो जब बंधन बनाया जाएगा तो बंधन में सिर्फ एक से ज्यादा, इसका मतलब गठबंधन होने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, एगो बैल एगो गाय। हम लोग के साथ जब शादी होती है हिंदुओं में तो गठबंधन होता है, देखते होगे, पता है ना भाई, बांध दिया जाता है। इसका मतलब सरकार कौन सा हो गया? अब गठबंधन की सरकार। अब सरकार में एक दल नहीं है, एक से ज्यादा दल है कि नहीं। तो देखो, तो कोई पूछे कि गठबंधन की सरकार का क्या मतलब है, तो क्या बताओगे? कि वह सरकार जिसमें कितने दल हो? कम से कम 2 दल, है कि नहीं। तो गठबंधन की सरकार का मतलब क्या हुआ? कि वह सरकार जिसमें कम से कम 2 दल शामिल हो, या 2 या 2 से अधिक दल शामिल हो, उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, अब ध्यान देना जरा। जैसे मान लो कोई सरकार है, अच्छा बिहार सरकार की बात करते हैं। बिहार में अभी जो सरकार है उस सरकार में शामिल है जदयू, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, ठीक है, हम, जीतन राम मांझी, ठीक है, और सारे दल भी है। तो 4 दल शामिल है। ध्यान देना जरा यहाँ पे। तुमको यह बताना है कि सरकार में कोई भी निर्णय होगा, ठीक है, तो निर्णय सिर्फ जदयू करेगा कि सिर्फ भाजपा करेगी कि सिर्फ लोजपा करेगी कि सिर्फ हम करेगा कि सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे। इसका मतलब यह है कि इस सरकार में किसी भी एक दल की मनमानी चलेगी क्या? नहीं। तो बताओ, अब इस सरकार में 1 से अधिक दल शामिल है और कोई भी निर्णय सभी दलों की सहमति से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सत्ता की साझेदारी हो रही कि नहीं हो रही है? सत्ता की साझेदारी कब नहीं होगी? जब निर्णय कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था या कोई एक दल
लेगा तब सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, और जैसे उसमें कोई दूसरा शामिल हो जाएगा सत्ता की साझेदारी होगी। बात समझ गए? तो जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो गठबंधन की सरकार में चूंकि 2 या 2 से अधिक दल शामिल होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी निर्णय अकेले कोई दल नहीं करेगा, सारे दलों की सहमति से निर्णय होगा, तो वहां पे सत्ता की साझेदारी हो गई। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है इसका, विभिन्न वर्गों को एक मंच प्रदान कर। क्या कहा गया? राजनीतिक दल क्या करता है कि विभिन्न वर्गों को एक मंच प्रदान करता है। मंच मतलब डेयरी मिल्क कि किटकैट। ध्यान रखना है कि मंच वो वाला मंच नहीं है, डेयरी मिल्क किटकैट टॉफी वाला मंच नहीं है। मंच मतलब स्टेज। अब देखो, कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी पार्टी, अब उस पार्टी में सिर्फ एक राज्य के लोग होते हैं कि एक से ज्यादा राज्य के लोग होते हैं? एक से ज्यादा। उसमें सिर्फ एक भाषा बोलने वाले लोग हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं? एक ही जाति के लोग हैं कि अलग अलग जाति के हैं? एक ही धर्म के हैं कि अलग अलग? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसमें एक से अधिक धर्म के, एक से अधिक जात के, एक से अधिक भाषा बोलने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग शामिल हैं। अब उस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी निर्णय होगा तो सिर्फ एक जात वाले लोग करेंगे, एक धर्म वाले लोग करेंगे, कि उस दल के भीतर जितने सारे जाति धर्म भाषा के लोग हैं वो सब करेंगे कि अकेले करेंगे? सब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक दल क्या कर रहा है कि अलग अलग वर्गों को, चाहे वो भाषाई वर्ग है, चाहे धार्मिक वर्ग है, चाहे क्षेत्रीय वर्ग है, उस सबको एक स्टेज प्रदान कर रहा है। ठीक है, और राजनीतिक दल के भीतर कोई भी निर्णय होगा तो वो सभी समूह के लोग मिलकर निर्णय लेंगे, ना कि केवल एक समूह के लोग लेंगे। बात बुझाया? जैसे मान लो क्लास है, इस क्लास में 100 बच्चे हैं मान लेते हैं। मानना है, मानने में क्या दिक्कत है? 100 क्यों मानते हैं बताओ? जब मैथ बनाते हैं हम लोग तो 100 ही क्यों मानते हैं? 95 क्यों नहीं मानते हैं? 95 मानेंगे तो गलत हो जाएगा, सही होगा तब भी सही होगा, लेकिन 100 से कटाना आसान होता है इसलिए मान लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आदमी क्या है, तेज भी है, देहचोर भी है, तो सोचता जल्दी से कट जाए। ठीक, तो मान लेते हैं कि क्लास में 100 लोग हैं। अब बताओ, ये जो 100 लोग हैं वो एक ही गांव के हैं कि अलग अलग गांव के हैं? अलग अलग गांव के हैं। ठीक है, तो क्लास कितने बजे से चलेगा? ठीक है, अगर इसमें वोटिंग करवाया जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी गांव का आदमी कहेगा 3 बजे से चलेगा, कोई कहेगा 3:30 से चलेगा, कोई कहेगा नहीं चलेगा, कोई कहेगा कि 2:59:60 से चलेगा। ठीक, अब क्लास कितने बजे से होगा, क्लास तुम लोग को करना है, तो निर्णय क्या होगा? किसी एक गांव वाले लोग का निर्णय होगा कि सब लोग मिलकर करेंगे? तो सत्ता की साझेदारी हुई कि नहीं हुई? तो उसी तरीके से राजनीतिक दल है जो क्या करते हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों को, समूहों को अपने यहाँ जगह देते हैं और वो लोग सारे निर्णय आपस में मिलकर करते हैं और इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी हो जाती है। ठीक है, तो जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग तरीके से सत्ता की साझेदारी करते हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता के द्वारा, विपक्षी दलों की भूमिका द्वारा, गठबंधन सरकार के द्वारा, और अलग अलग समूहों को एक मंच प्रदान करके सत्ता में साझेदार होने का काम करते हैं, सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो पहला चैप्टर है वो हो गया समाप्त।